आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक तुम्हारे सबसे ज़्यादा नाक में दम करके रखा है कि नहीं भई ये तो गले से नीचे उतरता ही नहीं है, इसके तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखो ये मैं चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज़ तुम लोगों को क्लियर कर देना चाह रही हूँ। देखो ये कोई मतलब डीप लेक्चर नहीं ले रही हूँ मैं, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊँगी सारी चीज़ों का, लाइक एक-एक टॉपिक डीप में जाके मैं तुमको पढ़ाऊँगी, डिटेल लेक्चर नहीं है। ये है एनसीईआरटी की वो छुपी हुई लाइनें निकालना, जहाँ से सेंटेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं और हम कहीं न कहीं उसमें चूक जाते हैं। बहुत कोशिश करूँगी कि कॉन्सेप्ट समझा के मैं तुमको ये सारी चीज़ें करवाऊँ, बट टाइम लिमिट है मेरे पास, एज़ तुम लोगों को भी बहुत सारा पढ़ना है, नीट बहुत पास आ रही है, सो थोड़ा-सा जल्दी चलेंगे। तो अपनी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें तुम जैसे शेड्यूल तुम लोगों को पहले ही मैं दे चुकी हूँ। कि किस दिन कौन-सा चैप्टर है, तो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें तुम जिस टीचर से पढ़े हुए वो नोट से एक बार पढ़ के आया करो ताकि हम एनसीईआरटी में स्पीड पकड़ सकें, ठीक है? ये दोनों प्यारे-प्यारे लोग दिख रहे हैं, इनका नाम आने वाला है जेनेटिक्स में, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है? चलो आ जाते हैं चैप्टर पे। तो देखो यहाँ मेरे हिसाब से इस पोर्शन का कोई यूज़ नहीं है, बट तुम चैप्टर शुरू करने से पहले ये लाइक वार्म अप है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे नहीं आ पा रहे हो तो पढ़ो तो पढ़ लेना, ठीक है? अब देखो सबसे पहले आता है जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो कि हमको इतना मोल्ड करके एक चैप्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। सो दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज़ वेल एज़ द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है? ये है इसकी डेफिनिशन। अब पहले ही इतना भारी भरकम वर्ड आ चुका है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो होता है इनहेरिटेंस। जैसे कि मेरे बाल मेरी मदर जैसे है, ठीक है? तो मैंने अपने पेरेंट्स से एक्वायर्ड की, मेरी नाक मेरे फादर जैसी है, तो मैंने नाक अपने फादर से एक्वायर्ड की है, तो ये हुआ मेरा इनहेरिटेंस, ठीक है? अब देखो इसके बारे में एक उन्होंने बहुत प्यारी सी स्वीट सी छोटू सी लाइन लिखी है, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी का ये बेसिस है। हेरेडिटी क्या होती है? सेम चीज़। इनहेरिटेंस एंड हेरेडिटी लगभग सेम है। बस ये एक छोटा पार्ट है और ये हम एक ब्रॉड व्यू में पढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस इज़ द बेसिस ऑफ हेरेडिटी, ठीक है? अब दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था वेरिएशन, तो वही अच्छे-अच्छे लोग हैं एनसीईआरटी के वही डेफिनिशन बता रहे हैं। वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब जैसे देखो मेरे बाल मेरी मदर पे एकदम सेम, मुझे वैसे बाल मिले हुए हैं। बट बहुत सारी चीज़ें होगी जो ना मेरे पापा जैसी होंगी ना मम्मी जैसी होंगी। मतलब ये वेरिएशन है, मतलब कुछ कैरेक्टर हैं जिनमें मैं अपने पेरेंट्स जैसी नहीं हूँ। सो ये है कि मुझ में क्या चेंजेस आए हैं, क्या वेरिएशन आए हैं, ठीक है? तो क्या चीज़ हमने एक्वायर की है वो इनहेरिटेंस और क्या चीज़ हम में अलग है वो है वेरिएशन। ऑल क्लियर? प्लीज़ अगर मैं बीच में तुम लोगों से थोड़ा-सा बोलती हूँ ना क्लियर है, नहीं है तो तुम अच्छे-अच्छे रिएक्शन दे सकते हो ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूँ। ठीक है। अब देखो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं कि पुराने लोग बोल गए थे, उन्होंने क्या-क्या किया था, तो इसको तुम एक बार पढ़ लेना, जहाँ मेन चीज़ें आएँगी। वैसे जैसे एक ब्रीड का नाम इसमें दिया हुआ है साहिवाल काव्स इन पंजाब, तो ये पैराग्राफ तुम पढ़ लो अच्छे से, बाकी मैंने मार्क तो कर ही दिया है। अब हम आते हैं मेंडल भाई साहब पे, ये हैं सारे खिलाड़ी यहाँ पे, खिलाड़ी तो हम हैं, ये कोच हैं हमारे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो देखो मिड 19th सेंचुरी की बात थी। उसमें एक फार्मर था ग्रीगोर मेंडल, ठीक है? मेंडल नॉट मेंटल, ठीक है? तो उसने ना बहुत सारे गार्डन पीस पे ना हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड से मतलब वो फर्टिलाइजेशन करवा के और फिर नई-नई स्पीशीज़ बनाना, ठीक है? तो अब देखो उसका ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये 7 साल का था। ये नीट का क्वेश्चन है, आ चुका है और वो ईयर भी पूछ चुके हैं। 1856 से 1863 तक 7 साल तक उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? अब देखो और उसने क्या किया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज़ किए, ठीक है? अब देखो उसने क्या किया? ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इंटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट
पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ था स्टैटिस्टिकल, जो कि तुम्हारे 10th का मैथ्स का चैप्टर था, ग्राफ वगैरह जो-जो भी चीज़ें। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स अप्लाई किए थे टू द प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। मतलब देखो, मैथ्स से बचने के लिए बच्चा 11th में बायो लेता है और यहाँ पे मेंडल जी थे, जो कि बायोलॉजी में मैथ्स घुसा रहे थे। गालियाँ तो पड़ेंगी इनको, ठीक है? ऐसा नहीं है, अच्छे साइंटिस्ट है, वी शुड रिस्पेक्ट हिज़ एफर्ट। अब बोलोगे तुम कि मैम ऊपरी मन से कुछ भी बोल रही हो अपना पहले कहा हुआ समेटने के लिए। चलो ठीक है, एक्चुअली अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत लॉजिकल चैप्टर है, बस एक बार समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब देखो उसके एक्सपेरिमेंट में क्या था, अब वो किसान था, बैठे-बैठे कुछ भी कर रहा था, लाइक बहुत बड़ा खेत है, सब में मटर-मटर उगा रखी है, तो उसके सैंपल साइज़ बहुत बड़े थे। ऐसा नहीं कि उसने 1 मटर उगाई, 2 मटर उगाई, बहुत सारे, तो लार्ज सैंपलिंग साइज़ था, व्हिच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड। देखो जितनी बड़ी पॉपुलेशन में हम स्टडी करते हैं, उतना अच्छा डाटा मिलता है, वैसे जितना सैंपल साइज़ उसका बड़ा था, तो उसके डाटा को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिली। अब देखो उसके कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट। मतलब सिर्फ एक एक जनरेशन में ऐसा नहीं था। 1 मिनट गाइस। सॉरी गाइस, मैंने तुमको बताया था कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हॉस्टल के शैतान बच्चे मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, द confirmation of his inference from experiment from successive generation of his test plan proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। मतलब उसने एक बार नहीं किया, मतलब 7 साल तक किया, तो सोचो मटर की कितनी जनरेशन उसने उगाई होंगी, कितने मटर खुद ने खाए होंगे, कि उसके जो ये सारी चीजें हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू के आइडियाज हैं, ये है कुछ जनरल रूल्स प्रोवाइड किए उसने इनहेरिटेंस के। ठीक है, अब देखो मेंडल ने गार्डन पी में इन्वेस्टिगेशन की और उसने 2 अपोजिंग ट्रेड्स लिए, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो सीड वाले प्लांट या ग्रीन सीड वाले प्लांट, और उनसे एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाया। अब देखो उसने क्या-क्या लिए थे, ये तुमसे पूछ लेते हैं। तो देखो कैरेक्टर में उसने सबसे पहले सीड शेप देखा, जो कि राउंड और होता है डोमिनेंट ट्रेट, और उसका रिसेसिव होता है रिंकल। सीड कलर लिया, जो कि येलो एंड ग्रीन। फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट। पोट शेप फुल, मतलब एकदम फुली हुई, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ी हुई। पॉट कलर ग्रीन and yellow. Flower position, that is axial position and terminal position. Stem height, tall and dwarf. अब देखो दो जगह यहाँ पे अपन को कलर आ रहे हैं, सीड कलर और पॉट कलर। तो एक चीज तुमको ध्यान रखनी की जो सीड कलर है उसमें येलो डोमिनेंट है, और जो पॉट कलर है उसमें ग्रीन डोमिनेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? हमें कलर के नाम पे ग्रीन डोमिनेंट लगता है, बट जो पॉट कलर होती है उसमें सिर्फ ग्रीन डोमिनेंट होता है, सीड कलर में येलो डोमिनेंट होता है। मैंने आपके लिए यहाँ पे मार्जिन में लिख भी दिया है, ठीक है? नहीं मिला? नहीं है। मैं आती हूँ, देती हूँ ना, रुक जाओ। अ, चलो ठीक है। तो अब उसने यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब उसने क्या किया, मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। उसने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स लिया। अब ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? अब देखो ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो होती है जो अंडरगो होती है कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, और वो क्या शो करती है? स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। मतलब शॉर्ट है तो शॉर्ट है, मतलब इतना ज्यादा उसका सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया है खुद के अंदर कि उसके सारे जितने जो डोमिनेंट ट्रेट थे वो हट चुके हैं। अब उसमें है सिर्फ कंटिन्यूअस, मतलब उसमें सिर्फ स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाते हैं बहुत सारी जनरेशन तक। मतलब वो ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही रहेगा, चाहे उसका कितना भी सेल्फ पोलिनेशन करवा दो। तो उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन कैसे डेवलप होती है?
कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से। तो देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन इज, तो दो ऑप्शन मतलब दो सेंटेंस दे देंगे, इसके साथ एक दो सेंटेंस और दे देंगे और पूछेंगे हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट फॉर ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो ये है आपका एक क्वेश्चन, मार्क कर लो, ये दोनों लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। Mendel selected 14 true breeding pea plant variety as pair which were similar except for one character। अब ये 14 ले ली ना हमने, 14 अलग अलग कैरेक्टर है, मतलब 7 पेयर है एक ही क्वालिटी के। बट अब इसमें बाकी सारी जैसे सीड शेप है, तो ये राउंड है, एक में रिंकल है, बट उसमें फिर बाकी सारी चीजें सेम होगी, बस एक ही ट्रेट अलग होगा। अगर दो प्लांट लिए हैं ना, तो सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उसने लिया कि सारी चीजें सेम है, इन दोनों पौधों में सारी चीजें सेम है, बस इसमें राउंड सीड है और इसमें रिंकल सीड है। समझ में आया? चलो, तो ये सारे रिपीट करी हुई चीजें सेम टू सेम, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है हमारी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में देखो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड, अब किसकी क्रॉसिंग की उसने? टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट की, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब इसमें एक जीन के इनहेरिटेंस के लिए एक लंबू और एक छोटू, दोनों की पी प्लांट की क्रॉसिंग की। अब उसने क्या किया, जो फर्स्ट जनरेशन हमारी बनी उसको हम क्या बोलते हैं? फिलियल वन। क्या बोलेंगे? फिलियल वन। तो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फिलियल वन प्रोजेनी और द F1, ठीक है, इसको फिलियल वन प्रोजेनी बोलेंगे या F1 बोलेंगे। अब उसने F1 प्रोजेनी में क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें सारे ही प्लांट सारे ही प्लांट टॉल थे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या थी? सारे ही प्लांट टॉल थे और एक भी ड्वार्फ नहीं था। तो अब देखो, उसने दो दो लिए ना, एक टॉल लिया और एक ड्वार्फ वाला लिया। तो अब उसने जो प्रोजेनी बनाई, तो उसमें सारे ही टॉल थे, तो उसको क्या लगा, भाई ये ड्वार्फ वाला कहाँ गया, ड्वार्फ वाला कहाँ गया। तो अब जो बना था फर्स्ट जनरेशन, अब फर्स्ट जनरेशन में उसने ये ऑब्जर्व किया, he found that the F1 always resemble either one of the parents, मतलब दोनों पेरेंट्स में से किसी एक से रिजेंबल होती, दोनों पे कभी नहीं जाती। एंड द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वर नॉट सीन, मतलब F1 इज ऑलवेज रिजेंबल ईदर ऑफ द वन पेरेंट। फिर मेंडल को लगा कि यार ड्वार्फ वाला कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, तो उसने क्या किया, मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन किया। जो F1 जनरेशन हमारी बनी थी ना, जैसे F1 जनरेशन तो आप कैसे बनेंगे अपन जनरेशन? टी टी और टी टी, तो इन दोनों को मिलके टी और टी, ये एक F1 जनरेशन बनेगी। तो F1 जनरेशन का उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन हम करेंगे तो कैसे पता चलेगा? अब दो गैमेट बनेंगे फिर से, एक टी और एक टी। तो इसको पन्नेट स्क्वायर से हम देखते हैं। तो ये वाला जो क्रॉस है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, पहले उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए वो देख लेते हैं ना, ठीक है। क्रॉस मैंने बनाया हुआ है पहले से ताकि ज्यादा टाइम नहीं जाए। फिर मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट जो सेकंड जनरेशन थी, जिसको बोलते हैं फिलियल टू जनरेशन, उसमें कुछ जो ऑफस्प्रिंग थे वो ड्वार्फ थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन में तो कोई भी ड्वार्फ नहीं था, लेकिन सेकंड जनरेशन में कुछ अचानक से ड्वार्फ आ गए, ठीक है। तो ये है उसके ऑब्जर्वेशन। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस, तो ये चीज हमको भी पता है। अब देखो कि कुछ तो ठीक है, एक नॉर्मल टर्म हमने बोल दिया, कितने ड्वार्फ थे, कितने टॉल थे। तो अब वो बता रहा है द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट, वर 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वर टॉल। मतलब अगर उसने 4 पौधे बनाए तो उसमें से 3 टॉल थे, पर एक जो था वो ड्वार्फ था। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है, सो मेरा वाईफाई बंद हो गया। रुको 1 मिनट में अपने टैब को कनेक्ट करती हूँ फोन से। ठीक है, आप सब ठीक है?
ठीक है, चलो गुड गुड। तो देखो 1/4 ऑफ द F2 प्लांट वर, कहाँ गए, क्या गए, कहाँ गए, 1/4 जो थे वो ड्वार्फ थे और जो 3/4 थे वो टॉल थे, ठीक है। अब देखो फिर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। द टॉल एंड द ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल to their parental type and did not show any blending. That is, all the offspring were either tall or dwarf. None were of in between height. अब देखो उसमें क्या था, उन्हें जो शुरू में दो पेरेंट्स लिए थे, एक टॉल वाला एक ड्वार्फ वाला, तो फर्स्ट जनरेशन में तो सारे टॉल हुए, फिर सेकंड जनरेशन में 3 टॉल हुए एक ड्वार्फ हुआ, पर कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि इंटरमीडिएट हाइट का हो गया, कि बीच में ना टॉल है ना ड्वार्फ। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो भी बन रहे हैं ना हमारे प्रोजेनिस बन रही हैं, वो ईदर वन पेरेंट से रिजेंबल कर रहे हैं, या तो टॉल से या ड्वार्फ से, कोई भी इन बिटवीन में नहीं है। मतलब कि कोई भी ब्लेंडिंग शो यहाँ पे नहीं हो रही, जैसे कि F1 जनरेशन while at the F2 generation both the traits were expressed in the proportion 3:1, मतलब only one of the parental trait were expressed in the F1 generation and F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस हुए, पर दोनों कभी भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बीच में ब्लेंडिंग नहीं हुई, ना F1 स्टेज पे ना F2 स्टेज पे। इतना समझ में आ गया? वर्ड्स क्लियर है मेरे, मेरी बातें क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं हो रहा? चलो ठीक है। अब देखो कहाँ गया, देखो ये रहा। एक उसने लिया था टॉल मेल और फीमेल ली थी ड्वार्फ, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिनेंट है टॉल वाला, तो उसका गैमेट बना टी और उसका बना टी। तो अब देखो टी टी बना, तो यहाँ पे टी टी प्लांट बने सारे, तो ये ऑल टॉल थे। अब उसने करवाया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। तो गैमेट क्या बनेंगे, टी टी से एक बनेगा टी, एक बनेगा स्मॉल टी, अगेन जो फीमेल रहेगी उसमें बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर ये और ये फर्टिलाइज करते हैं तो बनेगा टी टी, और अगर ये और ये फर्टिलाइज करते हैं तो बनेगा टी स्मॉल टी, और सिमिलरली ये और ये करते हैं तो अगेन टी और और स्मॉल टी करेंगे तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो जो टी टी होगा उसमें तो दोनों टॉल वाले हैं, तो ये टॉल होगा, और यहाँ पे कैपिटल टी एक है फिर भी ये टॉल होगा, और ये भी टॉल होगा, बट यहाँ पे दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर है, तो ये है ड्वार्फ, ठीक है। तो 3 हो गए थे हमारे टॉल और 1 हो गया था यहाँ पे ड्वार्फ, लेकिन ये थी हमारी F2 जनरेशन, ठीक है, और ये है हमारी F1 जनरेशन जिसमें सारे टॉल थे। तो ये सारा जो अम, उस पैराग्राफ में दिया था उसका जिस्ट ये है, पर पैराग्राफ को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? नोट्स में बस ये चीज़ें लिखी होती है, एनसीईआरटी की लाइन नहीं लिखी होती, क्योंकि ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना इतनी, कि मतलब दोनों ही पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट पे गए हैं, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आती हैं। इसलिए इन लाइन्स को मैंने अलग-अलग कलर से हाइलाइट करके रखा है, ताकि आप एक-एक लाइन का सिग्निफिकेंस समझ पाएँ, किसी भी लाइन को ऐसे इग्नोर ना करें, ठीक है? अब देखो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज, मतलब कुछ तो था जो कि पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा था बिना चेंज हुए, तभी कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी, या तो टॉल हो रहा था या डॉर्फ हो रहा था, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। अब उसने इस समथिंग को क्या बोला, फैक्टर बोला, और अब अपन उस समथिंग को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। तो उसने उनको फैक्टर बोला और हम उनको जीन बोलते हैं, और उन्होंने बोला इन जीन्स को इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और अगर जीन ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या लिखोगे, फैक्टर, ठीक है। चलो अब देखो इनके बारे में एक और चीज बोलिए, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अब मैंने मेरे हेयर्स का एग्जांपल दिया था, तो मेरे अंदर कोई एक जीन आया होगा जिसमें हेयर की लेंथ, मतलब हेयर के कलर या फिर हेयर की क्वालिटी का मतलब इन्फॉर्मेशन होगी, तो मेरी मदर से वो इन्फॉर्मेशन सेम पास हुई और फिर मेरे हेयर्स में एक्सप्रेस हुई। तो दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। देखो जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। अब देखो दो ही एलील्स किसे बोलते हैं, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आता है। अब देखो दो जीन है, मतलब किसी भी एक जीन, दो जीन की बात नहीं है यहाँ पे, एक जीन है पर उसके डिफरेंट
फॉर्म है, मतलब एक जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म है। जैसे हेयर कलर है, तो ब्लैक है और ब्राउन है, ये दोनों अलग-अलग ट्रेड्स नहीं है हेयर कलर के ही ट्रेड्स पर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है, मतलब जीन एक ही जीन के 2 स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म को हम एलील बोलेंगे, ठीक है? तो दे आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, ये डेफिनेशन है, इसको मार्क करो एलील की, ठीक है? अब देखो, अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल यूज करें ईच जीन के लिए, तो कैपिटल लेटर को हम उस चीज के लिए एक्सप्रेस करेंगे जो F1 स्टेज पे एक्सप्रेस हुआ था, मतलब डोमिनेंट वाले के लिए। तो कैपिटल लेटर था हमारा कैपिटल टी, तो कैपिटल टी इज फॉर टॉल। जैसे इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, टी इज यूज फॉर द टॉल ट्रेड एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ, एंड टी आर एलील्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, समझ में आया? टी एंड टी आर एलील्स ऑफ ईच अदर, मतलब एक ही जीन के, हाइट वाले जीन के अलग अलग फॉर्म है ये। हाइट वाले जीन के शॉर्ट, टॉल और ड्वार्फ, दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो ये है एलीलिक पेयर। Hence in the plant the pair of alleles for height would be capital T, small t और नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये सब क्या है? एलीलिक पेयर है। समझ में आया इतना कि एलील क्या होता है? समझ में आया? चलो ठीक है। Yes, ma'am. Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf pea variety, the allelic pair of genes for height are identical. अब जैसे देखो, आइडेंटिकल में क्या होगा? एक जैसे होंगे, या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो एक ही है, तो उनको हम बोलेंगे होमोजाइगस। एंड TT and TT are called the genotype of the plant, while the descriptive term tall and dwarf are the phenotype of the plant. तो अगर जीनोटाइप लिखने का बोले तो क्या हुआ? ये हुआ, ये हुआ एंड ये हुआ। मैं बार बार टीटू नहीं बोलूंगी, ठीक है? और अगर फिनोटाइप की बात करें तो टाल और ड्वार्फ, ठीक है? तो फिनोटाइप जो हमारे फिजिकली हमको दिख रहा है कि लंबा है या छोटा है, और जीनोटाइप जो हमारे जीन्स में। समझ में आ गया? चलो, तो व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप टीटी? तो यहाँ पे कैपिटल टी है, तो टॉल फिनोटाइप होगा इसका। As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote TT to be exactly like the TT parent in appearance. अब देखो, ये मेंडल बोल रहा है कि टीटी हो या फिर टी और स्मॉल टी हो, दोनों ही तो टॉल है। अब बाहर से हम एक पौधे को देखेंगे, हम एक प्लांट को बाहर से देखेंगे, तो हमको अगर टॉल दिखा कि ये एक टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट को हम पहचानेंगे कैसे? कि इसके अंदर बाहर से तो टॉल ही दिख रहा है, तो इसके अंदर जीनोटाइप टी वाला है या फिर टी स्मॉल टी वाला है, कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए मेंडल ने क्या किया? एक नया क्रॉस डिफाइन किया। अब देखो, मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 heterozygote TT to be exactly like the TT parent in appearance. He proposed that in a pair of dissimilar factor क्या होता है? जहाँ पे एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, ये तो सिमिलर हो गया, कैपिटल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर है ना, अलग अलग जीन है। तो इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, मार्क कर लो वर्ड को, वन डोमिनेट्स द अदर एज इन द F1। ये ड्वार्फ वाला कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है? स्मॉल टी अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत डोमिनेटिंग है, और यही बात उसने बोली है, वन डोमिनेट्स द अदर एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर, while the other factor is recessive factor. In this case, T for tallness is dominant over small t for dwarfness, that is recessive. He observed identical behavior for all the character trait pairs that he studied. मतलब सीड कलर के लिए भी, सीड शेप के लिए भी, फ्लावर पोजीशन के लिए भी, फोर्ट के शेप के लिए भी, फोर्ट के कलर के लिए भी, सबके लिए उसने ये वाली चीजें नोटिस की, ठीक है? अब देखो, इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेम्बर दिस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस। देखो, अब देखो, अगर वो
टॉल के लिए टी बोल देता और ड्वार्फ के लिए डी बोल देता, तो तुमको समझ में कैसे आता कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? डी से हमको पता चलता कि हाइट के लिए। इसलिए उसने वो खुद ही बोल रहा है, डू नॉट यूज टी फॉर टॉल एंड डी फॉर डॉग बिकॉज यू विल find it difficult to remember whether T and D are alleles of the same gene or character or not. ये सेम जीन के एलील हैं या फिर किसी और चीज के लिए? अब डी से तो कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है ना, टी से कोई और हो सकता है, इसलिए उसने रेसेसिव के लिए डी की जगह स्मॉल टी यूज करना सही समझा। समझ में आ गया इतना? यस मैम। अब देखो, एलील हमेशा डिफरेंट फॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? Alleles can be similar as in the case of homozygotes TT and TT and can be dissimilar as in the case of heterozygotes TT। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये लाइन उसने बोल दी है यहाँ से, ठीक है? अब अगर अपन इसके थोड़ी देर पहले एलील की डेफिनेशन पे जाएंगे तो यहाँ बोल रहा है एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? एलील्स कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर। तो इन दोनों लाइन को याद रखना है। अगर लाइन ऐसी की ऐसी एकदम सेम है, जहाँ पे ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन होता है ना, वहां में लाइन एकदम रट लेनी होती है। अगर लाइन ऐसी की ऐसी है तो उसको ट्रू करो, अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो फिर सोचो। दोनों लाइन को मार्क कर लो अच्छे से। समझ गए? यस मैम। ठीक है। आई नीड अ ब्रेक। 1 मिनट। लगातार 40 मिनट्स बोल रही हूँ। हाँ तनवीर बोलो, तनवीर क्या क्या हुआ? हाँ ठीक है, करूंगी। वैसे तो मेरे हाइलाइटर्स का सिग्निफिकेंस ये है कि एक पैराग्राफ को तुमको एक ही, मतलब इस पैराग्राफ का पूरा का एक ही मतलब है, इसलिए इसको मैंने एक कलर से किया है। देन अगर अगली लाइन आती है जिसको हम अलग तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, जो कि हमको कोई अलग चीज समझा रही है, तो मैंने उसको दूसरे कलर से किया हुआ है। बाकी इसमें मैंने पहले ऐसा भी कर रखा था कि जो चीजें मुझे आने के या फिर ऐसे चांसेस लगते ना कि पूछे जा सकते हैं, उनको मैं थोड़ा अलग से हाइलाइट करती हूँ। बट सिग्निफिकेंस तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ अच्छे से, मतलब पढ़ते-पढ़ते ही बता देती हूँ कि कहाँ से क्या-क्या है। मतलब ना एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत एफर्ट लगते हैं, हम कोमा, फुल स्टॉप इन चीज़ों को समझने में दिक्कत कर देते हैं। तो मैं उस पूरी लाइन को सेम कलर से हाइलाइट करके रखी हूँ कि ये पूरी चीज़ हमको क्या समझाना चाह रही है। ठीक है? इतने-इतने टुकड़े-टुकड़े को समझ-समझ के चलना है, ठीक है? तो मैंने तुमको पीसीबी पॉइंट की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहाँ पे मेरा इस हाइलाइट का पीडीएफ शेयर किया है। मतलब पिछले चैप्टर्स का मैंने कर दिया है। इस चैप्टर का भी मैं चैप्टर खत्म होने के बाद कर दूँगी। तो अगर तुम अभी साथ-साथ में मार्क नहीं कर पा रहे हो, तो देख सकते हो, ठीक है? वनराज अपना कैमरा ऑफ करो। चलो ठीक है। उम हाँ, उससे फिर ऐसा चीज़ें क्लियर हो जाती जो हम बोलते हैं ना कि 3 घंटे का चैप्टर हमने 1 घंटे में कैसे कर लिया। अब जैसे अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगी, तो स्पीड से पढ़ूँगी, डिसएग्रीगेशन ऑफ एलिलिज़र मुझे पता है कि मुझे यहाँ तक पढ़ना है। मुझे बार-बार अटकना नहीं पड़ेगा। मैं इस चीज़ को समझ के फिर अगले पोर्शन पे शिफ्ट कर जाऊँगी। तो रैपिड रिवीज़न के काम आता है। ठीक है? हाँ, थक गया मैं। मैम, मैम आप एमबीबीएस के साथ इतना मैनेज कैसे कर लेते हो? ये मैं कभी पर्सनली बताऊँगी, रील बनाऊँगी तुम्हारे लिए। अभी सेकंड ओके मैम। एक व्लॉग बनाऊँगी मेरा ऑल डे इन माय लाइफ, ठीक है? यस मैम। मैम मैम आप भी बिहार से हो? नहीं, आई कांट डिस्क्लोज़ माय आइडेंटिटी ओके मैम। बिकॉज़ बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रीवियसली हो चुकी हैं, इस वजह से। ओके चलो, मैम। बट ठीक है, ये मैनेज कैसे करते हैं वो मैं बताऊँगी। चलो अब देखो, यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं। 15 मिनट की क्लास और बची है, जितना हो पाएगा उतना करेंगे क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मुझे टायर्ड फ़ील हो रहा है। द टीटी प्लांट इज़ हेटेरोज़ाइगस
फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट। ठीक है, तो ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। आप देखो, ये था एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब होता है वन, और हम एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को नोटिस कर रहे थे, सिर्फ हाइट को। ठीक है, इसलिए इसको हमने बोल दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड द क्रॉस बिटवीन टीटी एंड टीटी इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation. लाइन का मतलब क्या है? Recessive parental trait क्या था? Dwarf. Dwarf plant is the recessive parental trait is expressed without any blending, मतलब एकदम उतना ही short express हुआ in the F2 generation. We can inform that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the allele of the parental pair separate or segregate from each other, and only one allele is transmitted to the gamete. अब इसमें ये बोल रहा है कि देखो, ड्वार्फ वाला ऐसा का ऐसा ही आया। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि इंटरमीडिएट हाइट का बन रहा है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो पेरेंट्स में टी और टी कैरेक्टर थे, वो अलग अलग गैमेट में सेग्रीगेट हुए इंडिपेंडेंटली। मतलब ऐसा नहीं कि इन दोनों का मिक्सचर बन के गैमेट बने। टी वाला ट्रेट एक गैमेट में आया होगा और स्मॉल टी वाला एक गैमेट में आया होगा। इस पूरी लाइन का एक मतलब है। समझ गए? ये वाली लाइन समझ में आ गई? देखो, इस चैप्टर में ना लाइन लाइन अच्छे से समझना। अगर सेंटेंस वाले क्वेश्चन टफ बने ना तो फंस जाओगे तुम लोग। इसलिए लाइन्स हमको ऐसा लगता है समझ में सब कुछ आ रहा है, पर जब ये लैंग्वेज यूज होती है ना, ये वाली लैंग्वेज हम नहीं समझ पाते वहां पे। समझ में सब आ जाता है, टी टी टूटा टी टी सब समझ में आ जाता है, पर लैंग्वेज समझ नहीं आती है वहां पे। दिस सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज अ रैंडम प्रोसेस, एंड सो देयर इज अ 50% चांसेस ऑफ गैमेट containing either allele as has been verified by the result of the crossing। मतलब एक रैंडम प्रोसेस है, किसी भी गैमेट में कोई भी एलील जा सकता है, इसलिए टी वाला 50% में जाएगा और स्मॉल टी वाला भी 50% में जाएगा। तो 50% चांसेस है अगर एक गैमेट बनता है, तो गैमेट की किस्मत अगर हम डिसाइड करें तो गैमेट की 50% किस्मत ये होगी कि उसके पास कैपिटल टी आ जाए, और 50% ये होगी कि उसके पास स्मॉल टी आ जाए। ठीक है, तो इन दिस वे द गैमेट ऑफ द टी वाला प्लांट है कैपिटल टी वाला, तो उसके तो हर एलील में ही कैपिटल टी होगा ना। उसके तो हर एलील में, हर गैमेट में कैपिटल टी होगा, और ड्वार्फ वाले के हर गैमेट में स्मॉल टी होगा। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील टी फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू द पोलन, मतलब मेल का मान लिया, एंड टी फ्रॉम द अदर पेरेंट देन थ्रू द एग आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट। तो अब जाइगोट में क्या आएगा? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। सो जाइगोट है वन कैपिटल टी एलील एंड वन स्मॉल टी एलील। देखो, बार बार एक ही बात बोल रहा है, तुम लोगों को भी समझ में आ रही हो कि एनसीईआरटी बार बार एक ही बात बोल रही है, बस अलग अलग लैंग्वेज में। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है, पता है, टीटी इंटू टीटी और उससे बना टीटी। 10 बार यही बात उसने बोल दी है। तो बस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। लैंग्वेज क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ma'am. चलो, गुड। During fertilization, the two alleles T from one parent say through the pollen, ये वाला तो हो गया था साइगोट तक। चलो देखो देखो, अब मेरे को पता है ना यहाँ तक हो गया था, तो मैंने पूरा कलर ही स्किप कर दिया। ये लाइन मैंने पढ़ ली येलो वाली। अब आते हैं, इन अदर वर्ड्स द हाइब्रिड हैव टीटी since these hybrid contain alleles which express contrasting traits। इसके पास contrasting traits हैं, एक टॉल का और एक ड्वार्फ का। द प्लांट आर हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस नहीं है, ये क्या है? हेटेरोजाइगस। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called Punnett square। ये जितना भी सब हमने पढ़ा है, इसको हम पुन्नेट स्क्वायर से समझ सकते हैं। एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट था, उसका नाम था रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, उसने डेवलप किया था। और अब पुन्नेट स्क्वायर की डेफिनेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम नीट में ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में से आता है कि ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है, और ये तो डब्बा बना हुआ है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ? पर इस वर्ड को याद रखो कि पुण्य
स्क्वायर भले ही एक डब्बा है, पर वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मार्क कर लो एनसीईआरटी में, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स बन सकते हैं, जीनोटाइप्स क्या था, ये सारे TT22, ठीक है, इनको बोला था हमने जीनोटाइप्स, जो जीन्स के अंदर, और फिनोटाइप जो फिजिकली हमको बाहर दिख रहा। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालते हैं? द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड द लेफ्ट कॉलम। देखो यहाँ तो इन्होंने ऐसे साइड में कर दिया, पर जैसा मैंने बताया मैंने बनाया है उसके कहने के अकॉर्डिंग, ये हुई टॉप रो और ये हुआ लेफ्ट कॉलम, इन दोनों में हमने गैमेट्स लिखे हैं, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने यहाँ पे गैमेट्स लिख दिए। अब देखो ये बोल रहा है द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड, यूजुअली टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, all possible combination are represented in the boxes below in this square which generate a square output form। देखो द पन्नेट स्क्वायर शो द पेरेंटल टॉल टीटी जो कि मेल है, डॉर्फ टीटी जो कि फीमेल है, द गैमेट प्रोड्यूस बाय देम एट द F1, वही बात फिर से रिपीट कर रहा है, प्रोजेनी हुई, F1 ऑफ द जीनोटाइप टीटी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, और सिंबल ये वाला फीमेल के लिए यूज करते हैं, एरो वाला ये वाला मेल के लिए यूज करते हैं। देखो ऐसे मान याद रखने के लिए, फीमेल बहुत पॉजिटिव सोच रखती है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट इसको याद रखने के लिए ये वाला फीमेल, और मेल्स तीर धनुष लेके तीर चलाने जाते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल के लिए हो गया, ये मेल के लिए हो गया, ऑफ द F1 जनरेशन रेस्पेक्टिवली। द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप TT when self-pollinated produce gametes of the genotype T and T in equal proportion. When the fertilization takes place, the pollen grain of genotype T have 50% chance to pollinate egg of the genotype T as well of the genotype T। अब देखो ये TT के चक्कर में तुम इतने कंफ्यूज हो गए हो। देखो एक गैमेट इसका यहाँ पे ये, और ये TT था, तो इनका बना क्या, सारे बने टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी सारे टोल बने, ये हुई हमारी F1 जनरेशन। फिर करवाएंगे इनकी सेल्फिंग, तो इसके दो गैमेट बने, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी। तो अब इसका जो कैपिटल टी है 50% चांसेस है कि इससे जाके फर्टिलाइज करे, और 50% चांसेस है कि इससे जाके फर्टिलाइज करे। बस इतनी सी लाइन को उन्होंने पूरे इसमें बोला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पन्नेट स्क्वायर, और ये इसकी इक्वेशन है, कहाँ पहुंचे हम, चलो। तो अभी तक आज के सेशन में यही तक अपन इसको लिमिटेड रखते हैं, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग मच वेल। तो कल से मैं पन्नेट से एकदम फिर से शुरू करूंगी, फिर से पढ़ाऊंगी। तब तक आप पन्नेट पढ़ के आना, क्योंकि देखो पन्नेट में कुछ है नहीं, यहाँ पे वही जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दे रखा है इन्होंने, और बाइनोमियल इक्वेशन दे रखी है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ के आए, तो मैं आपको इसको रिपीट करवाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ये बता दो सेशन कैसा लगा? नहीं बताएंगे, काम हो गया और भाग जाएंगे। अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू पेशेंस। मैम। और जो लोग नॉन पीसीबी पॉइंट है, मतलब नॉन पीसीबियंस है, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो फिर भी रोज सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सेशन, इनको कोई भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हमें ज्वाइन नहीं करना है तो हम सेशन में भी नहीं आएंगे, आप आइए। हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमारा मेंटरशिप कोर्स लीजिए या नहीं लीजिए, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। बट सेशन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, जनहित में जारी, ठीक है। चलो सो बाय बाय, पढ़ाई थैंक यू करो मैम। तुम। थैंक यू सो मच। आज मैंने 5 मिनट पहले छोड़ दिया, कल मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी। थैंक यू तन्वीर, थैंक यू। ओके, थैंक यू ताजमा, आई विल टेक केयर। बाय बाय, बाय बाय।